सावरकर को लेके जो बार बार खंडन करने के बाद भी कहा जाता है कि वो माफी वीर थे। उनके पास माफी की डेफिनेशन भी नहीं और सावरकर ने जो किया था उसका पूरा ज्ञान भी नहीं है। माफी कहते किसे हैं? सावरकर ने मेरे ख्याल से 10 माफी पत्र लिखे हैं टोटल कुल मिला। न गांधी दूरदृष्टा थे वीर सावरकर की तुलना में, न जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टा साबित हुए, न सरदार पटेल उतने बड़े दूरदृष्टा साबित हुए जो वीर सावरकर थे। वीर सावरकर ने 1937 में पहचान लिया था कि इस बात की संभावना है कि देश का बंटवारा भी हो सकता है, और ऐसे में आर्मी का जो बंटवारा होगा, चाहे वो विद्रोह की स्थिति में, चाहे दो देश बनने की स्थिति में, बहुत घातक होगा इन लोगों के लिए। असल में हमें भारतीय आर्मी के स्वरूप को समझना होगा वर्ल्ड वॉर के पहले के, कि 1938 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था तो भारतीय आर्मी क्या थी। भारतीय आर्मी के अंदर जो एक तरह से कह सकते हैं कि मुसलमानों का वर्चस्व था, वो भी NWFP खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत हो गया है, वहाँ के खूंखार जो लड़ाके थे वो भारतीय सेना का हिस्सा होते थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, और इस बात को वीर सावरकर महसूस करते थे। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी लिखी है, आप उनकी पुस्तक पढ़ लीजिए, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर भी ये बात लिखते हैं कि पाकिस्तान जो इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, उसके अंदर मुसलमानों का वर्चस्व था, रेशियो वाइज बहुत ज्यादा था हिंदुओं के मुकाबले, रेशो बहुत ज्यादा था। और वीर सावरकर, जैसा उदय सर ने बताया, दूरदृष्टा थे। भारत में मैं किसी को बुरा मानने की जरूरत थी, ना गांधी दूरदृष्टा थे वीर सावरकर की तुलना में, न जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टा साबित हुए, न सरदार पटेल उतने बड़े दूरदृष्टा साबित हुए जो वीर सावरकर थे। वीर सावरकर ने 1937 में पहचान लिया था कि इस बात की संभावना है कि देश का बंटवारा भी हो सकता है, और अगर नहीं होता तो मुस्लिम समाज जो है, जो जिन्ना के समर्थक है, जिनमें ज्यादातर उस वक्त के भारत के मुसलमान थे, वो विद्रोह की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। और ऐसे में आर्मी का जो बंटवारा होगा, चाहे वो विद्रोह की स्थिति में, चाहे दो देश बनने की स्थिति में, बहुत घातक होगा इन लोगों के लिए। अगर एक अलग राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बनता है तो उसकी सेना स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हिंदू सेना में नहीं है। और अगर बगावत होती है, सिविल वॉर होता है मुस्लिम लीग की तरफ से और जिन्ना की तरफ से, कट्टरपंथी मुस्लिमों की तरफ से, तब ये सेना बहुत बड़ी घातक साबित होगी हिंदुओं के लिए। तो उन्होंने एक ड्राइव चलाई, और उस समय हथियार चलाने की सर अनुमति नहीं की, भारतीयों को लाइसेंस नहीं मिलते थे। तो वीर सावरकर ने इस माध्यम से सोचा, बोलते हैं हिंदू मिलिटराइजेशन प्रोग्राम। हाँ, हिंदुओं का सैन्य करना, सैनिक भी कर रखिया, भर्ती शुरू की। वो ये कहते थे आगे के लिए तैयार होना है तो इस सोसाइटी का रेजिमेंटेशन आवश्यक है। उस अनुशासन को देखना, उस रिदम को पहचाना, उन हथियारों के लिए और बाकी प्रशिक्षण आवश्यक है। अन्यथा अगर आप कुछ करते हैं तो छिटपुट कोई चीज टिकाऊ नहीं होगी, भविष्य के लिए तैयार। उनका ये कहना था कि भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, हिंदुओं के लिए वेपन्स को कैसे ऑपरेट करना ये अति आवश्यक थे। अब यही तो एक बार बंदूक चलाना हम सीख जाते हैं, नाली कहाँ उसकी नाली किस डायरेक्शन में करेंगे हमारे हाथ, ये तो हमारे ऊपर है। हमें बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा। इसके लिए इसके अंदर एक और ही व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, जब हम बात करें कि हमारे महापुरुषों को हम भूल नहीं सकते जी, वो है धर्मवीर मुंजे। धर्मवीर BS मुंजे बहुत बड़े आदमी है, देश में जिन लोगों को अन्याय हुआ है, भोसले मिलिट्री कॉलेज, धर्मवीर मुंजे मिलिट्रेशन पॉलिसी है, उसके प्रणेता वो है। और सावरकर जब जेल में से आए तो उन्होंने उस बात को आगे ले गए। तो दिग्गज पर इतने बड़े आदमी थे अपने BS मुंजे, कि जब सावरकर को, देखिए एक और बात जानना जरूरी है देश के लिए, जिससे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। जब सावरकर बाहर आए, जब उन पर सब बंदिशें हटा दी गई सरकार, और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप राजकारण में भाग ले सकते हो राजनीति के अंदर, तो उनको नेता मिला सुभाष चंद्र बोस, अच्युत पटवर्धन, SM जोशी के तरफ से, जो कांग्रेस के नेता थे, कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। सावरकर ने क्या कहा? सावरकर ने कहा कि कांग्रेस की जो नीति है हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करने की, ये घातक नीति है भारत के लिए, हिंदुओं के लिए। और इस पथ के ऊपर कांग्रेस ने आगे बढ़ चुकी है कि इसका वापस आना नामुमकिन। इस परिस्थिति में अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं तो मुझे भारत माता का पाप लगेगा। और ऐसा कहने के बाद उनको न्योता मिला मुंजे की तरफ से। मुंजे उस टाइम पे हिंद महासभा के अध्यक्ष थे। मुंजे ने कहा कि अगर सावरकर आने को तैयार है तो मेरा पद मैं खाली करने को तैयार। उन्होंने अपना पद खाली किया और सावरकर आए उस, समझा। तो जो सावरकर के पहले बायोग्राफर हैं धनंजय कीर, उन्होंने कहा है कि ये जो बलिदान था सावरकर का, मतलब उसको बलिदान कहते हैं, उनका जो डिसीजन है
कांग्रेस न ज्वाइन करने का, उसको वो कहते हैं बलिदान है। वो कहते थे कि जब राणा प्रताप थे, जब उनको अकबर ने न्योता भेजा, राणा प्रताप तुम मुगल हमारे साथ में आ जाओ, मैं तुमको सब में ऊंचे शिखर पे बिठाऊंगा मुगल दरबार के अंदर। उस टाइम पे राणा प्रताप के भाई, उनके जितने भी उनके जो सगे संबंधी थे, सभी अकबर के साथ जा चुके थे, लेकिन उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा। ऐसे ही सावरकर ने, अगर वो कांग्रेस में जाते तो कांग्रेस में ऐसा कोई पद नहीं था जिसको हासिल न कर पाते वो, ऐसा नरेंद्र कीर का कहना है। लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। तुष्टिकरण की राजनीति के विरोध में थे, विशेष तौर से जो मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस करती थी। हितेश जी, जो बात की जाती है सावरकर को लेके, जो बार बार खंडन करने के बाद भी कहा जाता है कि वो माफी वीर थे, इस बात को ऐसे पकड़ लिया गया है कि आप कितना भी बोलने, लेकिन जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है, कांग्रेस है, जिनको ये सूट करता है सावरकर को खारिज करने के लिए, वो इस बात को बार बार रिपीट करते हैं। सावरकर के इस माफीनामे को लेकर आप क्या सोचते हैं? रणनीति थी, समर्पण था? देखिए, ये जो भी लोग इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, उसमें एक मूर्खता है और वो धूर्तता से लिपटी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। धूर्तता ये है कि उनका हित पोषण होता है, और मूर्खता ये है कि उनके पास माफी की डेफिनेशन भी नहीं है और सावरकर ने जो किया था उसका पूरा ज्ञान भी नहीं है। माफी कहते किसे हैं? कोई आदमी अपने किए हुए को पश्चाताप करे, खेद करे कि नहीं अब आगे से नहीं करूंगा। तो उस समय के जो गवर्नर थे, रेजिनॉल्ड क्रेकॉर्ड, वो रेजिनॉल्ड क्रेडॉक, वो होम मेंबर थे। होम मेंबर थे, और वो अंडमान गए थे उनके पास जाके, और उन्होंने कहा कि सावरकर को उन्होंने जो किया है उसका बिल्कुल खेद नहीं है। ये आगे कितने खतरनाक रहेंगे ये 5 साल, 10 साल, 15 या 20 साल बाद जाके पता चलेगा। तो लोगों को वो देखना चाहिए स्टेटमेंट। दूसरी चीज, माफी जब होती है तो आदमी कहता है कि राज उगल देता बहुत सारे। ऐसा कौन सा राज था जो सावरकर ने उगल दिया? आदमी अपने साथियों के नाम बता देता है अगर जब टूटता है। ऐसी कौन सी चीज थी जो सावरकर ने बताया कि नहीं अब आपका पूर्ण समर्पण हो गया, अब मैं अपने साथियों के नाम बता दूंगा? ऐसा नहीं होता। और चौथी और पांचवी चीज और महत्वपूर्ण है, उसके साथी संगी उस विचारधारा के लोग मान लें कि ये व्यक्ति टूट गया है, वास्तव में ये समर्पण हो गया, सरेंडर। किसी ने नहीं माना। और उसका जो शत्रु है वो ये मान ले कि वास्तव में अब इसे क्षमादान दिया जा सकता है। इसमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, तो ये किस तरह की माफी है? दुनिया में कोई माफी नहीं होती इस तरह की। ऐड करना चाहूंगा, इस तरह की कोई माफी नहीं होती। और इसमें एक और बात है कि जिन माफी पत्रों की बात कहते हैं, वो मैं माफी पत्र नहीं कहता, वो पत्राचार है और एक खास तरह का कूटनीतिक आश्वस्ति पत्र है वो, बिल्कुल। और वो शर्तों से लदे हुए हैं, कोई भी बिना शर्त का नहीं है। उसमें कहते हैं जिस समय युद्ध में भारतीयों के शामिल होने की बात है, उसके बाद की जो बातें होती हैं, तो कहते हैं कि अगर भारत को रचनात्मक प्रगति का अवसर मिलता है तो मैं और मेरे साथी भी शांतिपूर्ण तरीके से इसमें सम्मिलित होंगे सरकार। दूसरे पत्र में कहते हैं कि यदि और क्रांतिकारियों को भी के नाम शामिल किए जाएं तो मैं इस सूची में से अपना नाम हटाने को तैयार हूं। तीसरी बार एक और कहते हैं कि अगर प्रवासी जो क्रांतिकारी हैं जो अभी यहाँ पर निवास नहीं कर रहे हैं, उनको भी माफी की बात करी जाए तो इस सूची में से भी मेरा नाम हटा दो। तो यहाँ तो बाकियों की चिंता है, यहाँ देश की चिंता है, यहाँ कॉज की चिंता है, यहाँ भारत की चिंता है। अपनी चिंता कहाँ है? और कौन सी बात है कि बिना शर्त के करी? माफीनामे का अर्थ जिन्हें नहीं पता और जिन्हें माफी की बाकी घटनाएं नहीं पता है, वो मेरे ख्याल से इस तरह की बात करते हैं। एक अलग एंगल भी है। देखिए, वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, इस बात को छुपाया ही नहीं। जीते जी उनकी जो किताब है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, और अपने भाई से भी उन्होंने चर्चा की, उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है, कम लिखा है। और उनकी दूसरी मराठी में किताब है अंधमार के अंधेरे से, उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया है। उन्हें कहा कि मेरा ये जो माफी पत्र लिखे थे उसको एक शिवाजी नीति, राजनीतिक नीति के रूप में देखना चाहिए। मैं हमारे क्रांतिकारियों को मैं समझाता था जेल के अंदर कि देखो यहाँ सड़ने में कोई अर्थ नहीं है, हमारा हेतु है इनको उखाड़ के बाहर फेंकना ब्रिटिशरों को, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए, समझे ना आप। और दूसरा, आप छत्रपति शिवाजी का भी अध्ययन बहुत जरूरी है सावरकर के माफी पत्र को समझने के लिए।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल के आगरा में औरंगजेब को मुगल लिखा। मुगलों को, औरंगजेब को 5 माफी पत्र लिखे हो, 5, ठीक है। उसमें से 3 माफी पत्र के बाद में मराठे और मुगलों के बीच में संधि हुई। वो तीनों 3 संधि तोड़ी छत्रपति शिवाजी ने, औरंगजेब ने नहीं तोड़ी। इसका मतलब कि मुझे जब लगता था कि मेरा लक्ष्य है हिंदवी स्वराज, उसमें लगता था कि इसमें औरंगजेब, बीजापुर, गोलकोंडा सल्तनत तीनों एक हो जाएंगी, तो माफी मांग के उनको तोड़ देते, उनकी एकता, समझे ना। तो आपको ही समझना होगा। और सावरकर ने मेरे ख्याल से 10 माफी पत्र लिखे हैं टोटल कुल मिला के। अच्छा, क्रेडॉक की जो बात की इन्होंने, क्रेडॉक जब मेरा दूसरा माफी पत्र पे गया उनका, उस टाइम पे क्रेडॉक ने एक लेटर लिखा वहाँ पे जेल अथॉरिटीज को। उनको ये लिखा कि भाई 5 साल की अगर कठोर सजा हो जाती है क्रांतिकारियों को और यहाँ पे जो बंदी है, तो उनको बाहर, उसका भी माना जाता था कि एक बार जो काला पानी गया है वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता, तो उनको समुद्र किनारे रहने की अनुमति दी जाए। लेकिन ये अनुमति आप सावरकर को मत देना। अगर सावरकर को अनुमति दी तो सावरकर क्रांतिकारी दोस्त पूरे भारत में, जैसे हितेश जी ने कहा, चरुआ एक वाहन लेके आएंगे और सावरकर को यहाँ से उठा के भगा ले जाएंगे।